हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अब जो हमारा राजस्थान एक्साइज एक्ट है उसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और ये आज हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर होने वाला है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या गलती करने वाले हैं, उन्हें लगेगा कि जो हमारे एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है और वो उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये जो चैप्टर 3 है जो आज हम कवर करने वाले हैं उसको बहुत से बच्चे लाइटली लेने वाले हैं, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि यार जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एमसीक्यू बनेंगे। लेकिन नहीं, ये जो चैप्टर 3 है ना वो भी एकदम परफेक्ट बनता है आपके एमसीक्यू के लिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछ जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर भी बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें जो या तो आप इग्नोर कर देंगे या फिर अगर आप पढ़ेंगे भी तो वो चीजें बहुत ज्यादा मिक्सअप होने वाली है। इसीलिए ये गलती मत करना कि इस पोर्शन को आप बिल्कुल लाइटली लेके जाओ कि अरे यार इससे तो आएगा ही नहीं, क्या करेंगे इसको पढ़ के या फिर क्या करेंगे इसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके। इसीलिए अगेन फिर से हमारे इस लेक्चर के अंदर ये जो बिल्कुल छोटा सा लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर मैं आपको जो चैप्टर 3 है उसका जो इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट की टर्म्स है वो बताने वाला हूँ। डायग्राम्स के थ्रू हम जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं उसको क्लियर करने वाले हैं, ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। लेकिन इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा ताकि हमारा बीच में फ्लो ना टूटे। वो इन्फॉर्मेशन है हमारी टेस्ट सीरीज की, क्योंकि अब जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है उसमें उतना ही जरूरी हो गया है कि आप पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, अभी टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किए, देन ट्रस्ट मी वहां पर एग्जाम के दिन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है यार पढ़ लेंगे, एमसीक्यू तो है उसमें लिखना थोड़ी ना है, हमारे सामने 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से करेक्ट कर ही देंगे अगर हमें आता होगा। नहीं, वहां पे एग्जाम प्रेशर होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, और जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हर बच्चा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 10 बार सोचता है। तो अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है एग्जाम के अंदर। और एमसीक्यू भी ऐसा नहीं, इन जनरल कुछ बच्चे होते हैं एमसीक्यू का वो क्वेश्चन बैंक उठा के लेके आते हैं उसे सॉल्व करने लग जाते हैं। नहीं, अगर ऐसे ही हो रहा होता तो फिर बात ही क्या थी। देखिए हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, क्योंकि ले देखिए एक्ट तो वही बनते हैं ना, आपके जो मेजर एक्ट है सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, वो तो यहाँ पर भी आ रहे हैं आपके आरजीएस के अंदर भी आते हैं। तो डिफरेंस क्या है? एक्ट तो वही है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। और वही चीज बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं कि नहीं एग्जाम में लगे तो वहां पर उनको सॉल्व करने का तरीका भी अलग होगा, क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनका मेथड भी अलग होगा, अलग एरिया से पूछे जाएंगे। और उसी के लिए आपकी हेल्प करने के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, जिसके अंदर आपको टोटल 7 माइनर सब्जेक्ट्स के टेस्ट, उसके अलावा टोटल 23 आपके मेजर सब्जेक्ट्स के टेस्ट, उसके अलावा 5 कंप्लीट टेस्ट, और उसके अलावा 5 टेस्ट में से 2 आपके होने वाले हैं ऑल माइनर टेस्ट, यानी कि 2 ऑल माइनर टेस्ट और 3 ऑल मेजर टेस्ट। तो इस तरीके से जब आप टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं बचेगा जहां से आपको ऐसा लगे यार इससे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। इसीलिए अगर आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। प्लस ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है 1499, जिसमें आपको टोटल 40 टेस्ट मिलने वाले हैं, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। तो बिना देर किए आप कांटेक्ट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि हमारी लेक्चर सीरीज आपको हेल्प कर रही है, अगर आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और आपको एक्चुअल में एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगी। सो ट्रस्ट मी, कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर पर और आज ही इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए बिना देर किए। फिर बाद में मत बोलना कि अरे यार देर हो गई, पहले हम टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती। तो चलिए इसी के साथ चालू करते हैं फाइनली हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू टाइप से दे देता हूं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। देखिए इस चैप्टर में आपको इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी। क्या आप फ्रीली किसी भी चीज को राजस्थान से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या उस चीज को आप राजस्थान के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर राजस्थान के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते? कब कब आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, कब आपको पास चाहिए होगा, ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखने को मिलती है, जो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 11 है सेक्शन नंबर 12। देखिए सेक्शन नंबर 11 बात करता है इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल और 12 बात करता है एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 11 है वो ये बोलता है नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी इंपोर्टेड अनलेस the state government has given permission either general or special for its
imports. Such condition, if any, as the state government impose have been satisfied, that duty, if any, imposed under section 20 it has been paid or bond has been executed for the payment thereof. यानी कि क्या चाहिए होगा, अगर आपको कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल इंपोर्ट करना है, अब देखो डेफिनेशन क्लॉज में हमने इंपोर्ट समझा था, इंपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेके आना। तो जब ये हमारा राजस्थान एक्साइज एक्ट है जो राजस्थान के अंदर एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप राजस्थान के अंदर कोई चीज लेके आ रहे हो। तो अगर आप एक्साइजेबल आर्टिकल को इंपोर्ट करते हो राजस्थान के अंदर, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। उसके अलावा आपको जो अदर कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने इंपोज की वो फुलफिल करनी पड़ेगी, और साथ में आपको जो ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी, या फिर उसके लिए बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि हम आगे वो ड्यूटी पे कर देंगे। वहीं पर अगर मैं एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, या फिर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि आप ड्यूटी पे कर दोगे, और आपको कंडीशन, वो सारी कंडीशन जो स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करेगी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आप ये देखोगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस, और यहीं पर आप फंसोगे एमसीक्यू के दौरान। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर क्या बोला गया है कि आप जब इंपोर्ट करोगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, बस आपको ड्यूटी पे करनी है। तो यही वो चीज है, बहुत से बच्चे क्या करके आएंगे, एक्सपोर्ट में भी ड्यूटी लगा देंगे परमिशन, कि आप जब एक्सपोर्ट करो तब भी हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, इसीलिए देखो यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है कि डिफरेंस क्या है, इंपोर्ट करने पर आपको गवर्नमेंट परमिशन की रिक्वायरमेंट है, जबकि एक्सपोर्ट करने पर ऐसी कोई भी परमिशन आपको नहीं चाहिए। तो इन दोनों सेक्शन के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 की, जो बात करता है गवर्नमेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। कैसे? अब यहां पर प्रोहिबिट द इंपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इनटू द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड्स और एनी पार्ट देयरऑफ, प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम द टेरिटरीज टू व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड और एनी पार्ट देयरऑफ, यानी कि जहां जहां पर ये एक्ट अप्लाई होगा वहां पर ना तो कोई चीज आप इंपोर्ट कर पाओगे और ना ही वहां से कोई चीज एक्सपोर्ट कर पाओगे, और उस टेरिटरी के विद इन आप कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। ये पावर किसके पास है? ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट कैसे एक्सरसाइज करेगी? नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या लग जाएगा? रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आएगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा किसके ऊपर? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 बात करता है पास की, कि आपको पास चाहिए होगा। यानी कि आप ये देखते हो ना कि आपकी लिकर शॉप्स खुली हुई रहती हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप देखते हो कि आपके इतने सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे अल्कोहल सर्व की जाती है। तो इन सभी काम के लिए आपको एक पास लेना पड़ता है। विदाउट पास आप ये सारे काम नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको यहाँ पर हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, फिर वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और वो मॉनेटरी टर्म में भी आपकी पेनल्टी हो सकती है। तो ऐसा काम ही क्यों करें, पास ले लो। ठीक है, जब साफ साफ आपको बोला पास लो रही, काम करो, काम करने से थोड़ी ना रोक रहे हैं, बस आप तो गवर्नमेंट को पैसा दे दो, उसके बाद आपको जो करना है करो। तो इसीलिए आपके लिए पास लेना जरूरी होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इफ द क्वांटिटी, देखो यहां से रीड करता हूं मैं, नो एक्सेसिबल आर्टिकल एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड एक्सेप्ट अंडर अ पास। तो यानी कि भैया एक लिमिटेड जो क्वांटिटी ना, वो तो आप बिना पास के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर उस क्वांटिटी को आपने एक्सीड किया तो फिर अब आपको क्या चाहिए होगा? पास चाहिए होगा। ओके, तो अगर क्वांटिटी विद इन लिमिट है तो आपको पास की जरूरत नहीं है, और अगर विद इन लिमिट नहीं है तो आपको क्या चलेगा? पास आपको लेना पड़ेगा। और कहां पर आपको पास इशू किया जाएगा? सेक्शन 15 के अंदर वो इशू किया जाएगा। लेकिन देखिए इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? unless the state government otherwise directs or pass unless the state government otherwise directs, no pass shall be required for transport of any excisable article or intoxicating drug exported under a pass issued by the authorized officer from any place beyond the limits of those parts of Rajasthan to which this act extends to any other place beyond the said limit। यानी कि क्या हुआ है ना कि आपको एक्सपोर्ट का पास मिल गया है। ठीक है, किसका पास मिल गया है? एक्सपोर्ट का पास मिल गया है। इस बात का ध्यान रखना, एटलीस्ट आपके पास एक्सपोर्ट करने का तो पास है। अगर आपके पास एक्सपोर्ट करने का पास है तो ऐसे सिचुएशन में राजस्थान की जिस टेरिटरी में ये एक्ट एप्लीकेबल है, उस टेरिटरी के अलावा जो बाकी एरिया बचा
वहां पर आप क्या कर सकते हो, उस एक्साइजेबल आर्टिकल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, आपके पास एक्सपोर्ट करने का पास था और अब आप क्या करो, राजस्थान की वो टेरिटरी जहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है उसके बाहर बियॉन्ड दैट टेरिटरी आप उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट करो, तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते आपके पास एक्सपोर्ट करने का क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब हम सेक्शन नंबर 15 के अंदर देखेंगे कि वो कौन कौन सी अथॉरिटी है जो ये पास जो है ग्रांट कर सकती है और यहाँ पर कितने टाइप के पास होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब समझेंगे हम सेक्शन नंबर 15 के अंदर। देखिए सेक्शन नंबर 15 के अंदर लिखा हुआ है, passes for the import, export or transport of excisable article may be granted by the authorities mentioned below, subject to restriction imposed by the state government from time to time। यानी कि पास कौन ग्रांट करेगा, एक्साइज कमिश्नर या फिर एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड। इन दोनों के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, पास ग्रांट कर सकते हैं। पास होगा कितने तरीके का, दो तरीके का पास होगा, एक होगा आपका जनरल पास और एक होगा स्पेशल पास। जनरल पास क्या होगा, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाएगा, महीना भर, 2 महीना, 6 महीना, क्वार्टरली या फिर ईयरली। तो इस तरीके से ये जनरल पास जो है इशू किया जाता है, जिसके अंदर आप रिपीटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर स्पेशल पास की बात की जाए तो ये कोई ड्यूरेशन के लिए नहीं दिया जाता, ये एक स्पेसिफिक ओकेजन के लिए यहां पर ये पास इशू किया जाता है। यानी कि भैया सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कि यार आज हमें ये जो अल्कोहल है यहां से लेके जानी है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि आजकल ये सारा कल्चर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है कि भैया साल में 1 या 2 बार सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, फिर फार्म हाउस पे पार्टी कर रहे हैं, वहां पर अल्कोहल भी सर्व होगी, तो उसके लिए भी तो आपको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी ना। हो सकता है कि आप वो अल्कोहल राजस्थान के बाहर से मंगा रहे हो तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक सिंगल ओकेजन, आप वो साल भर का जनरल पास लेके क्या करोगे, तो आप क्या कर सकते हो कि एक स्पेशल पास इशू करवा सकते हो उस स्पेशल ओकेजन के लिए, और वहां पर जैसे ही वो ओकेजन कंप्लीट होगा, जैसे उस पास का पर्पस कंप्लीट होगा, वैसे ही अब वो पास क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप उस पास के बेस पर कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, फ्यूचर में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से जनरल पास और स्पेशल पास दो डिफरेंट तरीके के पास होते हैं, और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, सेक्शन नंबर 15 के अंदर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बातें की गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि पास इशू करवाना होता है। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, उसके अलावा आपको पास लेना पड़ेगा और यह कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और साथ में आपको जो ड्यूटी है वो भी पे करनी पड़ेगी, या फिर उसके लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, बस आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी है और आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, या फिर उसके लिए आपको बॉन्ड वहां पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और पास कौन इशू कर पाएगा, एक्साइज कमिश्नर या फिर एक्साइज ऑफिसर। और दो तरह के पास रहेंगे, जनरल पास और स्पेसिफिक पास। जनरल पास एक टाइम पीरियड के लिए रहेगा, उसमें रिपीटेड ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, और जो स्पेशल पास है वो एक स्पेशल ओकेजन या फिर स्पेशल कंसाइनमेंट के लिए ही इशू किया जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जिससे एटलीस्ट 1 से 2 एमसीक्यू बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। देखिए पूरे एक्साइज एक्ट में से बनेंगे आपके 2 या 3 एमसीक्यू, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे एमसीक्यू एक सिंगल सेक्शन से बन जाए या सिंगल पोर्शन से बन जाए। इसीलिए इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और ये जो लिमिटेड चीजें मैंने आपको यहाँ पे एकदम पिन पॉइंट करके बताई है, उन चीजों का ध्यान रखना ताकि आप एमसीक्यू में किसी भी तरह की कोई गलती ना करो और आप कॉन्फिडेंस के साथ उस एमसीक्यू को सॉल्व करो। क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग जब होती है ना, पूरा खेल होता है कॉन्फिडेंस का। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, तो आप उसी तरीके से उस पेपर को सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग में मैं आपको बता देता हूं, अभी से बता देता हूं कि जो टॉपर्स है ना, यानी कि बहुत ही ज्यादा पढ़ रहे एकदम टॉप क्लास, वो ये मान के चलो 90 to 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले आउट ऑफ 100। कुछ बच्चे होंगे जो शायद हो सकता है 95 प्लस भी कर दे, लेकिन एक सेफ रेशियो में लेके चलो 90 to 95। लेकिन जो उसके अलावा जो नीचे वाले बच्चे हैं जो मीडियोकर है, जिनके बीच में असली कंपटीशन होने वाला, एकदम धूम धड़का होने वाला, एकदम धक्का मुक्की होगी, वो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे 85 to 90 क्वेश्चंस। और अगर आपने 85 से नीचे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देन ट्रस्ट में आप रेस से ऑलरेडी बहुत बाहर हो चुके हो। क्योंकि अगर आप 85 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि अगर मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो एटलीस्ट मेरे 83 या 82 क्वेश्चन सही हैं, तब जाके आप रेस में बने रहोगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है।
है ना। तो इसीलिए यहां पर एक एक दो दो क्वेश्चन की भी बहुत लड़ाई है, और वहां पर आप वो जो मैं रेशो बता रहा हूं 90 to 95 वाला, वो आप तब अचीव कर पाओगे जब आपको अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है, और जो मुझे भी याद है वो करेक्ट वे में याद है, और मैं एमसीक्यू में गलती नहीं करूंगा। क्योंकि वहां पर अगर आपके 50-50 चांस रहा ना, देन ट्रस्ट में बहुत से बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर वो पेपर जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, धड़ल्ले से चलने दो, 50-50 है, सही हो गया तो ठीक, गलत हुआ तो क्या ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा काम नहीं होगा। इसीलिए जितना रिवाइज करोगे, जितना एक्यूरेसी के साथ चीजों को याद रखोगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए इस लेक्चर को देखना, सही से देखना, जो पीपीटी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, इसको डाउनलोड करना और उसको रिवाइज करते रहना। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल रहेगा, जाइए और इन वीडियोस को जरूर देखिए। क्योंकि वहां पर आपको जो डिफिकल्ट पोर्शन है, जैसे कि डेफिनेशन क्लॉज ऑफ एक्साइज एक्ट, डेफिनेशन क्लॉज ऑफ SC/ST या फिर डेफिनेशन क्लॉज ऑफ आर्म्स एक्ट, ये डेफिनेशन क्लॉज आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। तो उस डेफिनेशन क्लॉज को किस तरीके से इजी वे में याद करना, वो सब हमने उन वीडियोस के अंदर कवर किया था। तो बिना मिस किए, बिना देर किए उन वीडियोस को जरूर देखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए एक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।